हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। अब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोलकर ये वाली बात छोड़ी थी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कांग्रेस ने सांप की तरह डेरा कैसे डाला। क्या ये अच्छा था देश के लिए या बुरा था, इसको हम सीखते हैं डिटेल क्लास में। इस बुक में वैसे दोस्तों एक बात बताऊँ, आप सभी को ये चीज़ बहुत अच्छे से जानने को मिलेगी। हमारा लोकतंत्र और हमारी राजनीति शुरू थे, जैसे ये वाली बुक शुरू ही हुई थी पार्टीशन से, और इससे पहले आप एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न पढ़कर आते ही हो। इसके बाद से लेकर लास्ट चैप्टर पता है, नरेंद्र मोदी तक दे रखा है इसमें। नरेंद्र मोदी का जो कंटेम्प्रेरी रूल है वो वहाँ तक दे रखा है ये वाली बुक। तो यानी कि आपको अगर पूरी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या किसी भी प्रकार की व्यवस्था आज़ादी के बाद 1947 के बाद समझनी है, स्पेशली लोकतंत्र के बारे में, तो ये उसके लिए बेस्ट बुक है। जो रिजल्ट थे फर्स्ट जनरल इलेक्शन के, वो किसी के लिए भी कोई सरप्राइज की तरह नहीं आए, ठीक है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये इलेक्शन जीत गई आराम से। कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जैसा कि शॉर्ट में कहा जाता था, ये क्यों जीती ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बता दिया था कि इसके बड़े सारे रीजंस क्या थे। अगर कल को पेपर में आ गया कि कांग्रेस ही क्यों जीती पहले जनरल इलेक्शन के अंदर, तो आपको क्या लिखना होता है, देखो इसके बड़े सारे रीजंस हैं। नंबर 1, एक एक करके डिस्कस करते हैं। कांग्रेस ने लेगेसी इनहेरिट करी थी नेशनल मूवमेंट की, यानी कि अगर उस ज़माने में किसी भी पर्सन से आप किसी भी घर में जाकर पूरे हिंदुस्तान में किसी से भी पूछो ना कि आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, तो वो था कांग्रेस का। सबसे फेमस लीडर्स लाइक महात्मा गांधी वगैरह किसके साथ एसोसिएटेड थे, कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड थे। कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या थी, जो गांधी की आइडियोलॉजी थी। ज़्यादातर रिस्पेक्टेबल लोग और जनता की नज़रों में, जनता के दिलों में समाने वाले कौन से लोग थे, कांग्रेस के लोग थे। तो नंबर 1 था कि कांग्रेस की लेगेसी नेशनल मूवमेंट से निकल कर आती है, यानी कि आज़ादी की लड़ाई इज इक्वल टू कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इक्वल टू आज़ादी की लड़ाई, और आज़ादी प्राप्त भी कर ली। उस टाइम पर सिर्फ ये इकलौती पार्टी थी कि जिसका जो हाथ पैर फैले हुए थे ना, वो पूरी कंट्री में फैले हुए थे। फाइनली अगर हम लोग बात करें, ये दूसरा रीजन था, नंबर 2। नंबर 3, कांग्रेस के साथ बड़े सारे पॉपुलर और कैरिस्मेटिक लीडर्स एसोसिएटेड थे, जो लोगों को लगता था, उनका विश्वास था भारत की राजनीति, लोकतंत्र और भारत की व्यवस्था को एक नई दिशा और दशा दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, लोग देखो उम्मीद, लोगों के अंदर एक होप है कि ये एटलीस्ट अच्छा करेंगे। और इसके अंदर बड़े फेमस लीडर्स लाइक नेहरू वगैरह थे। गांधी का नाम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि गांधी चिड़े ही रहते थे, बात बात पे करवा चौथ रखना, मैं यहाँ नहीं आ रहा, मैं पार्लियामेंट के उसमें नहीं आ रहा, मैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं आ रहा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कैरिस्मेटिक और पॉपुलर लीडर्स थे, और इस प्रकार के और भी लीडर्स लोग उनसे ऑलरेडी वाकिफ थे। इन्होंने कांग्रेस की कैंपेन को लीड करा और पूरी कंट्री में टूर करा। जब फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए तो कांग्रेस की विक्ट्री ने, मतलब सबको ये पता था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन कांग्रेस इस प्रकार से सरकार बनाएगी ये सब लोग देखकर सरप्राइज हो गए। अब यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए किसी एग्जाम के अंदर लाइक यूपीपीएससी या एमपीपीएससी के फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर टोटल लोकसभा की कितनी सीटें थी और उसमें से कांग्रेस को कितनी मिली। आई रिपीट, फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर टोटल सीटें लोकसभा की कितनी थी और कांग्रेस ने कितनी प्राप्त करी। आप कहोगे इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे भी टफ स्टेटमेंट यूपीएससी ने, मैं वही तो कह रहा हूँ, चैप्टर से 2018 में बनाई थी। उसने 3 स्टेटमेंट दी थी, और उसने पहली पार्टी नहीं, उसने पूछा था सेकंड बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। एक स्टेटमेंट में था सीपीआई को मिली थी 16 सीटें मिली थी चैप्टर में। हालांकि वो वाला पॉइंट बहुत हाईलाइट कर रखा है। कांग्रेस का ईगो भी हट हो गया था। कांग्रेस ने मतलब कई जगह पर, जैसे हम केरला के अंदर एक देखेंगे लीडर, उनका नाम बड़ा खतरनाक सा है, ईएमएस नंबूदिरीपद, यहीं पर है, ये रहा ईएमएस नंबूदिरीपद। जब ये सरकार बना लेते हैं तो कांग्रेस यहाँ पर आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके स्टेट इमरजेंसी लगा देती है। ये देखो, अभी हम पूरी की स्टडी करेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। तो ये सब चीज़ें निकल कर आती रही हैं यूपीएससी में और आती रहेंगी, हमें पता होना चाहिए। ये वाली बात तो पक्का से ही पता होना चाहिए बीइंग अ पीएसआई स्टूडेंट।
शुरू के 3 लोकसभा की टोटल सीटें और कांग्रेस को कितनी मिली, ये हमें जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इस बुक का टाइटल ही यही है, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। ये पता ही होना चाहिए। इसके अलावा आप लेटेस्ट ज़रूर याद रखना, लेटेस्ट ज़रूर याद रखना। जैसे लेटेस्ट बिहार के चुनाव हुए या कुछ भी हुए तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है, यूपी में हुए या एमपी में हुए तो एमपीपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है। टोटल सीटें अभी कितनी हैं और उसमें से किस पार्टी को सबसे ज़्यादा मिली, सेकंड किसको मिली, ये वाली बातें आपको पता होनी चाहिए। पार्टी को 364 सीट्स मिली 489 में से, यानी कि अगर हम लोग फर्स्ट जनरल इलेक्शन लिखते चलें, 489 में से टोटल सीटें जो थी कांग्रेस को 364 प्राप्त हुई, और जितने भी ऑपोजिशन चैलेंजर थे कांग्रेस इनसे काफ़ी आगे था। ये लाइन देखो, अगली ही लाइन देखो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को इट वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, देख रहे हो, मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस 364 सीट्स के साथ, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी सीपीआई, लेकिन सीटें देखो सिर्फ 16, लेकिन फिर भी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी। यानी कि ये वही वाली बात हो गई कि यूपीएससी में रैंक 1 और रैंक 2 में बहुत ज़्यादा मार्क्स का फर्क है। तो याद रखना 489 में से 16 सीटें मिलती हैं सीपीआई को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। कंफ्यूज मत हो जाना, कभी कभार कुछ कुछ पेपर आपको ऑप्शन दे सकते हैं सीपीआई, सीपीआई एम, सीपीआई एमएल। इनकी बात बाद में होगी, लेकिन आएंगी ये पार्टीज को कि इसमें जब आप पढ़ लोगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन सिर्फ सीपीआई, नो एम, नो एमएल, नो फलाना टिकमा। एक होती है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो कि मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी पे चलती है। एक होती है सीपीआई एमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। जो लेनिन था ना, व्लादिमीर इलिच उल्यानोव लेनिन, रशिया का लीडर था, इसका पूरा नाम था व्लादिमीर इलिच उल्यानोव लेनिन। स्टेट इलेक्शंस वर हेल्ड, मैंने बताया ना साथ में ही जनरल इलेक्शंस भी होने थे और विधानसभा के इलेक्शन भी होने थे। दे वर हेल्ड विद लोकसभा इलेक्शंस ओनली, लोकसभा के इलेक्शन के साथ ही हुए। कांग्रेस स्कोर्ड बिग विक्ट्री इन दोज इलेक्शंस एज वेल, यानी कि राज्यों में भी कांग्रेस ने अच्छी खासी सरकार बना ली थम्पिंग मेजोरिटी के साथ। अब सवाल ये उठता है, जहां जहां सरकार बनाई उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। हमेशा यूपीएससी या कोई भी एग्जाम फोकस करता है एक्सेप्शन पे। हर जगह पर सरकार कांग्रेस ने मेजोरिटी के साथ सीट्स प्राप्त करी, एक्सेप्ट कहाँ नहीं कर पाई, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। ट्रेवेंकोर कोचिन में, जो कि आज केरला का पार्ट है, वहाँ पर कांग्रेस नहीं बना पाई सीटें, मेजोरिटी में हासिल नहीं कर पाई। मद्रास में नहीं, उड़ीसा में नहीं। तो ये वाली बात याद रखना, ट्रेवेंकोर कोचिन, मद्रास एंड उड़ीसा, यहाँ पर कांग्रेस अपनी जड़ें नहीं जमा पाई। फाइनली धीरे धीरे करते करते मेजॉरिटी तो नहीं मिली, लेकिन क्या कहते हैं उसको, कोलिजन के साथ और या जो भी करके तिकड़म करके इन राज्यों में भी कांग्रेस ने धीरे धीरे करके सरकार बनाई, लेकिन शुरू में नहीं बना पाई। याद रखना, सीटें नहीं मिली, मतलब मेजॉरिटी सीटें नहीं मिली। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेजॉरिटी सीट बाकी कांग्रेस को हर जगह लोकसभा में भी और बहुत सारे राज्यों में भी मिल गई थी, कहाँ पर नहीं मिली थी? उसका आंसर है ट्रेवेंकोर कोचिन, मद्रास, उड़ीसा। तो पार्टी ने पूरी कंट्री रूल करा, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, नेहरू जी बनते हैं पहले प्रधानमंत्री फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद। यहीं पर हमारा एनसीईआरटी ने काम आसान कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं हमेशा बोलता हूं टेक्स्ट से ज़्यादा, यानी कि ये तो हर कोई रट्टू तोता रट्टा भी मार लेगा, टेक्स्ट से ज़्यादा डायग्राम्स वगैरह पे हर सब्जेक्ट, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हमें डायग्राम्स पे ध्यान देना चाहिए। उससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन टोटल सीटें 489, कांग्रेस को मिली 364। सेकंड जनरल इलेक्शन टोटल सीटें 494, कांग्रेस को मिली 371 सीट। थर्ड जनरल इलेक्शन टोटल सीट सेम 494, कांग्रेस को इस बारी सीटें मिली 360। यहीं से हमारे 3 जनरल इलेक्शन देखो कवर हो गए। पहले जनरल इलेक्शन होते हैं 52, 5 साल बाद 57, 5 साल बाद
62। इलेक्शन तो चलते रहे ऐसे। आप हमेशा इलेक्शन को 5-5 करके मत जोड़ना। वो इसलिए मत जोड़ना, एक दौर आएगा 90s का, अर्ली 90s लेट 2000 का एक दौर आएगा जिसमें प्रधानमंत्री इतनी जल्दी बदलेंगे जैसे कोई गेम चल रहा हो। 14 दिन, एक साल, डेढ़ साल, कुछ महीने, अटल बिहारी वाजपेयी 14 दिन में सरकार चली गई। बाद में वो उन्होंने कार्यकाल अपना कंप्लीट करा, हालांकि क्योंकि उस टाइम पर कोलिजन का एरा बहुत हावी था। और आज भी यूपीएससी पीएसआईआर और जीएस पेपर 2 में ये पूछने में इंटरेस्टेड है। हर साल आप पेपर उठाकर देख लो, हर साल ये कॉमन क्वेश्चन पीएसआईआर में लगातार डिट्टो कॉपी पेस्ट करके पूछा जा रहा है। इस साल भी आ गया, जबकि एक्सपेक्टेड नहीं था किसी को कि इतने बार पूछ चुका यूपीएससी फिर से पूछेगा कि कैसे रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी को स्ट्रेंथन करने या वीक करने का काम करती हैं। ये क्वेश्चन ना जाने यूपीएससी पीएसआईआर में कम से कम 20 से 22 बार पूछ चुका है, जीएस पेपर 2 में भी। और अन्य राज्यों के पीएससी, ये जैसे यूपी पीएससी है वो एकदम यूपीएससी के पैटर्न पे चलने की कोशिश करता है, तो वो भी अपने पीएसआई और ऑप्शन में इस प्रकार के क्वेश्चन देता है, जिसका आंसर आपको इस बुक में 9th चैप्टर में लास्ट में मिल जाएगा। आपको कोई पीएसआईआर का स्टैंडर्ड सोर्स पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस स्कॉलर्स के जो नाम चाहिए पड़ते हैं वो हम पीएसआईआर से देख लेंगे। बाकी पूरा का पूरा कंटेंट आपको इस पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक से मिल जाएगा, जब एरा ऑफ कोलिजन चल रहा था, वो जो हमारा चैप्टर है, तो हम ये देखेंगे। और ये वाली बात पता है, यूपीएससी इसलिए भी पूछता है, मोदी सरकार के जस्ट आने से पहले जब यूपीए चल रही थी, एक ब्लेम लगाया जाता है, कोई पैरों की धूल भी नहीं है आज तक कोई प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, लेकिन बस मीडिया में एक बात हाईलाइट हो गई कि गूंगे हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं। हमें ये चीज़ लोकतंत्र में देखने को मिलती है, जितना बड़ा कोलिजन सरकार आपकी चलती है कोलिजन के भरोसे, उतना ज़्यादा जो लीडर होता है वो इनइफेक्टिव होता है। एक तो मनमोहन जी सोनिया के द्वारा लाए गए प्रधानमंत्री, पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति। पॉलिटिक्स की एक ही लिमिटेशन है, राहुल गांधी इतने पढ़ रखे हैं, सब कुछ इतने पढ़ रखे हैं, पॉलिटिक्स में पढ़ाई लिखाई का कुछ नहीं लेना देना। यू शुड बी अ गुड स्पीकर, आपकी बात जनता सुने, इस प्रकार से आपके अंदर एक एनर्जी, एक वाइब्स आपके अंदर होनी चाहिए, और आपकी बातों का इम्पैक्ट पड़ना चाहिए लोगों के दिलो दिमाग में, अपने आप ही उनके अंदर उत्साह बढ़ जाना चाहिए। ये एक इफेक्टिव लीडर की निशानी होती है। राजनीति हमेशा से इसको रिस्पेक्ट करता हुआ है, इस प्रिंसिपल को, चाहे फिर वो कितना भी झूठा मक्कार अंदर से कुछ भी हो लीडर, लेकिन राजनीति में पढ़ाई लिखाई और गोल्ड मेडल का कोई भी काम नहीं होता है। जितने ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एंटर करते हैं, सिर्फ 0.1% को सक्सेस मिलती है, लाइक अरविंद केजरीवाल, ही वॉज IRS ऑफिसर, IIT गोल्ड मेडलिस्ट, cleared IIT in first attempt, cleared UPSC in first attempt, cleared chief minister in first attempt, became chief minister, cleared chief minister नहीं। ठीक है, ये वाली बात आपको यहीं से देखने को मिल गई। और ये जो शॉर्ट में दे रखा है तो आपके कुछ पार्टीज़ के यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल रहे हैं। हाँ, अब जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए, ये कब का मैप है, हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि शुरू के 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस की पोजीशन कहाँ पर वीक थी, तो आप क्या बोलोगे? नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 2 नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, बाद में चाइना का हो गया था वॉर के बाद, डोंट वरी, नेफा ही बोलो अभी इसको, और तीसरा केरला। ये वाली बात दोस्तों याद रखना, ये वाली बात याद रखना प्रॉपर तरीके से। अगर मैं बताऊं तो ये तो चाइना का ही चलो पार्ट है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम भी हमें ये वो बता रहा है, कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स केरला एंड जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी और यहाँ पर डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो ये वाली बात याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर और केरला, 2 जगह पर कांग्रेस 10 सालों तक भी अपनी सत्ता नहीं जमा पाई। वैसे तो बड़ी सारी ऑपोजिशन पार्टी के नाम दोस्तों आपको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। पूरे के पूरे बॉक्सेस बनाकर राइटर ने बहुत अच्छी कोशिश करी है। देखो, ऑपोजिशन पार्टी के बारे में, इनके लीडर्स के बारे में, इनके रूट के बारे में आज़ादी से पहले बिल्कुल समझाया जाए आपको। जैसे सोशलिस्ट पार्टी का बॉक्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बॉक्स, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, ये 4 बॉक्सेस बन रखे हैं।
लेकिन फिर भी कोई एग्ज़ाम अगर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी पर उतर आए और क्वेश्चन पूछने लगे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ादी के शुरू के 10 साल में मुझे सारी की सारी ऑपोजिशन पार्टी के नेम दे दो कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस तो मेन पार्टी थी, तो ये लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। थोड़ा सा बस आंखों पे नज़र मारनी पड़ेगी आपको। एक थी इंडिपेंडेंट पार्टी, एक सीपीआई, एक सोशलिस्ट पार्टी, एक किसान मजदूर प्रजा पार्टी, एक स्वतंत्रता पार्टी, एक पीएसपी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ, झारखंड पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, डीएमके। ये 2 पार्टीज थी, बाद में बनती हैं जाके, एक डीएमके और एक एआईए डीएमके। नाम थोड़ा सा आपको इसका अजीब लग सकता है अगर मैं इसको प्रोनाउंस करूँ तो, द्रविड़ा मुनेत्र कज़ागम, ऑल इंडिया, और ये एआईए का मतलब होता है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्र कज़ागम, एक जनतंत्र पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये सारी की सारी ऑपोजिशन पार्टी की वन एंड ओनली लिस्ट है आपके सामने। अगर आपको आंसर लिखना हो कभी भी और ऑपोजिशन पार्टी के कंधे पे रख के बंदूक चलानी और आपको पता भी नहीं हो किस पार्टी ने क्या करा, तो आप इन सब का मेंशन करके 2-4 नाम एक्सेट्रा करके आप लिख सकते हो। तो इससे एग्जामिनर को ये पता लगेगा कि जिस सब्जेक्ट को पोस्ट इंडिपेंडेंस को लोग पढ़ते भी नहीं हैं, इस कैंडिडेट ने, इस एस्पिरेंट ने इतना ज़्यादा मेहनत करी है इस पर, तो आपको वहाँ पर 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये वाली बात काम ऑब्वियसली बात है, आप अभी तक समझ ही गए हो, आपकी पोस्ट को बढ़ाने के लिए, रैंक को बढ़ाने के लिए काम आ जाती है। अब हमने ऊपर इस मैप को, इस फोटो को जो भी कह लो, खोद कर हमने पूरी तरीके से इसको देख लिया, जितना हमें देखना था, जितनी इसकी औकात थी। कह रहा है इफ़ यू लुक एट द इलेक्टोरल मैप ऑन द प्रीवियस पेज, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कांग्रेस की डोमिनेंस रही है 1952 से लेकर 62 तक। सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शन में, जो कि 1957-62 में होते हैं, कांग्रेस ने सेम पोजीशन मेंटेन करी लोकसभा में 3/4 सीट्स जीतकर। कोई भी ऑपोजिशन पार्टी 1/10 नंबर ऑफ सीट्स भी नहीं जीत पाई जितनी कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस के मुकाबले। स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी, विधानसभा के इलेक्शंस में भी कांग्रेस ने मेजॉरिटी प्राप्त करी। सबसे सिग्निफिकेंट केस था केरला का 1957 में। क्या हुआ था यहाँ पर, ध्यान से सुनना इस कहानी को। मैं एक बार मैप अगर आपको फिर से दिखाऊं, येलो वाला पूरा कांग्रेस है, जम्मू एंड कश्मीर ब्लू नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये देखो लिखा हुआ है, और केरला के अंदर डीएलएफ डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट यहां पर। अब आप कहोगे उधर दे रखा था 1952 से 62 तक कांग्रेस की डोमिनेंस रही, टोटल तो 67 ही मानेंगे ना। 52 में इलेक्शन हुए, 57 में इलेक्शन हुए, 62 में जब इलेक्शन होते हैं तो सरकार तो 67 तक रहेगी ना, इसलिए यहाँ पर 52 से 67 लिख रखा है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ कुछ और बता रहा है, वहाँ कुछ और बता रहा है, नहीं, ठीक है। इधर जो इलेक्शन हुए तो ये 5 साल तक तो चलेंगे ना, 67 तक तो चलेगा ही चलेगा ये, ठीक है। तो कांग्रेस की डोमिनेंस शुरू में वन पार्टी डोमिनेंस मतलब एक ही पार्टी पूरे देश में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी छाई हुई है। 1952 से 67 का वो एरा था। अगर आप बार बार अपने आंसर में इसको कोट करोगे ना, मतलब जब भी ये कभी किसी भी एग्जाम के अंदर ये अगर आए और पोस्ट इंडिपेंडेंस का अगर कोई ऐसा एरा हो, वन पार्टी डोमिनेंस के ऊपर कुछ लिखना हो, अगर ये एरा अगर आपने प्रॉपर कोट कर दिया ना, आपको बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारे नंबर मिलेंगे आपको, पक्का, मेरी गारंटी। हम लोग बात कर रहे थे केरला की। मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज केसेस वाज इन केरला 1957 में। होता क्या है, सीपीआई गवर्नमेंट एक कोलिजन गवर्नमेंट के साथ, कोलिजन पार्टीज के साथ सरकार फॉर्म करती है। सीपीआई पार्टी कोलिजन पार्टीज के साथ सरकार फॉर्म करती है। उस टाइम पर जैसा कि हमने ऊपर देखा, कांग्रेस जो थी वो नेशनल और स्टेट लेवल पर छाई हुई थी। सीपीआई ने सरकार बना ली केरला में, ये देखकर कांग्रेस का ईगो हर्ट हो जाता है।
द एक्सटेंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस वॉज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय आवर इलेक्टोरल सिस्टम। यानी कि ये वाली बात जो है, अभी हम करते हैं केरला की बात क्योंकि ये इसने बोलकर यहाँ पर इसलिए छोड़ दी क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा ये बॉक्स है यहाँ पर। चलो हम पहले सी को ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम आगे की बात कर लेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा केरला में हुआ क्या। देखो, बात है साल 1957 की। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी केरला में क्योंकि वो हार गई। हुआ क्या था, विधानसभा के चुनाव होते हैं मार्च 1957 में। कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिलती हैं केरला के विधानसभा में, 126 टोटल सीटें थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 60 सीटें मिल जाती हैं। 5 इंडिपेंडेंट का सपोर्ट था। इंडिपेंडेंट समझते हो ना, निर्दलीय, जो कि किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। गवर्नर ने इनवाइट करा एक बंदे को जो लीडर था कम्युनिस्ट लेजिस्लेचर पार्टी का, कि तुम मिनिस्ट्री बनाओ, तुम सीएम पद की शपथ लो। नाम था इसका EMS नंबूदिरीपद। मुश्किल है लेकिन क्या कर रहे हैं, याद करना पड़ेगा। इसकी माँ बाप की गलती हमें भी भुगतनी पड़ेगी। दुनिया में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई, पावर में आई डेमोक्रेटिक इलेक्शन के प्रोसेस से। कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी, जैसा कि आप जानते हो, आउटर कंट्रीज में एग्जिस्ट करा करती थी। हालांकि आज़ादी के टाइम पर रही वो, लेकिन इसकी इंस्पिरेशन तो यूरोपियन कंट्रीज और रशिया जैसी कंट्रीज से ली गई थी। लेकिन पहली बार डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कम्युनिस्ट पार्टी का बनना, ये दुनिया में पहली बार हो रहा था। ये एक बहुत यूनिक फैक्ट है जो कि अलग अलग एग्जाम के प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है कि पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया में कहाँ मिली। और अगर उसके अंदर ऑप्शन इंडिया हुआ ना, तो हर कैंडिडेट इंडिया जहाँ पर ऑप्शन दे रखा होता है तो शक करता है उस पर कि अबे ये हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी घटना थोड़ी ना हो सकती है। ऑन लूजिंग द पावर इन द स्टेट, कांग्रेस का ईगो हर्ट हो गया और कांग्रेस ने एक ड्रामेबाजी का एक नारा चलाया, लिबरेशन स्ट्रगल अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। CPI जो आई थी पावर में, उसने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक बात लिखी थी कि हम रेडिकल और प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स लेंगे और केरला राज्य को बहुत एक अच्छा राज्य बनाएंगे। मतलब जो भी उसने मैनिफेस्टो में लिखा हो, हमें उससे क्या लेना देना। कम्युनिस्ट क्लेम डैट कि जो हमारे खिलाफ मोर्चा एजिटेशन जो चल रहा है वो सिर्फ एक जनता को भड़काने का प्रयास है, इसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट है और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि जिनको हवा दे रही है कांग्रेस। 2 साल होते हैं सरकार को बने हुए CPI की, 1957 में बनी ना। 2 साल के बाद 1959 में कांग्रेस गवर्नमेंट जो सेंटर लेवल पर थी, उसने एकदम से कम्युनिस्ट सरकार को, केरला के अंदर जो EMS नंबूदिरीपद की सरकार थी, उसको डिसमिस कर दिया। गवर्नर ने प्रेसिडेंट को इनवाइट करा कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो मशीनरी है वो कोलैप्स कर गई है और आप यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दो। और जैसा कि आप सब जानते हो लक्ष्मीकांत से अभी तक इतना पढ़कर, कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत हमारे देश में स्टेट इमरजेंसी लगती है, तो वो यहाँ पर लग गई। ये डिसीजन बड़ा कंट्रोवर्शियल था और इसको ऐसा बोला गया कि पहली बार कांग्रेस ने, क्योंकि वो नेशनल लेवल की पार्टी भी थी और हर एक स्टेट में उसने पकड़ बना ली थी एक्सेप्ट केरला, इसका ईगो इस प्रकार से हर्ट हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी और पावर को इसने इलेजिटिमेट तरीके से यूज करके एक बनी बनाई डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आई हुई सरकार को डिसमेंटल कर दिया। कंट्रोवर्सी हुई लेकिन कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ गया और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर को मिसयूज करके कांग्रेस ने अपनी सरकार यहाँ पर बना ली CPI को डिसमेंटल करते हुए। EMS नंबूदिरीपद, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोफेशनल लीड कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी वर्कर के साथ, जब उनकी मिनिस्ट्री को डिसमिस कर दिया गया तिरुवनंतपुरम से अगस्त 1959 में। अब ये लुंगी पहनकर जितना मर्जी प्रदर्शन कर लें, कुछ होने थोड़ी ना वाला उससे। तो हम लोग बात कर रहे थे ये। अब देखो राइटर आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये बोलने जा रहा है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना है इस बात को। कह रहे हैं कि आप ये जो टेक्स्ट पढ़कर जितना भी इम्प्रेस हो रहे हो ना कि कांग्रेस की विक्ट्री, इतनी ज़्यादा सीटें,
ये कह रहा है कि ये ना आर्टिफिशियल दिखती हैं, इसको ज़्यादा हवा मिलती है, इसको ज़्यादा फ्यूल मिलता है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की वजह से। हुआ क्या था, ओरिजिनल बात क्या थी और देखने में कैसा, मतलब कहते हैं ना जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। कांग्रेस वन 3 आउट ऑफ एवरी 4 सीट। ये मानते हैं कि कांग्रेस ने हर 4 में से 3 सीटें कांग्रेस ने जीत ली, बट इसको आधे वोट्स भी नहीं मिल रहे थे। 1952 के अंदर कांग्रेस ने सिर्फ 45% वोट प्राप्त करे, लेकिन लोकसभा में 74% सीटें हो गई कांग्रेस की। सोशलिस्ट पार्टी जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी वोट्स की टर्म्स में, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, फिर भी उसको सिर्फ 10, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी वो बनी इन टर्म्स ऑफ वोट्स। इट सिक्योर्ड मोर देन 10% ऑफ द वोट्स ऑल ओवर द कंट्री, बट इसके बावजूद भी 3 सीटें लेना भी मुश्किल हो गया। इट कुड नॉट इवन विन 3% सीट भी नहीं ले पाई। ये हुआ कैसे? इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल था हमारा इलेक्टोरल सिस्टम, जो कि सिस्टम को ऐसा दिखाता है कि पार्टी को मिली ज़्यादा सीटें, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वोट कम भी हो तब भी पार्टी मैनेज कर लेती हैं सीटें ज़्यादा हासिल करना। इसके पीछे फंडा रिस्पॉन्सिबल होता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। 11th क्लास की जो NCERT है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, यहाँ पर दे रखा है, लेकिन डोंट वरी, हम इसको लक्ष्मीकांत में ज़्यादा आराम से समझेंगे। अभी बस आप इतना समझ जाओ, FPTP सिस्टम, FPTP फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि लगता है कि इतनी ज़्यादा विक्ट्री मिल रही थी कांग्रेस को, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम की वजह से था, आर्टिफिशियल था। ये जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है जो कि अडॉप्ट करा हमारी कंट्री ने, होता क्या इसके अंदर शॉर्ट में समझ लेते हैं एक बारी। जिस पार्टी को द पार्टी डेट गेट्स मोर वोट्स देन दी अदर, जिसको मान लो फॉर एग्जांपल एक है पार्टी आम आदमी पार्टी और एक है पार्टी समाजवादी पार्टी। अगर समाजवादी पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, द पार्टी डेट गेट्स मोर वोट्स देन दी अदर, इसका शेयर भी ज़्यादा होता है, प्रपोर्शनल शेयर ज़्यादा होता है। और यही चीज़ कांग्रेस के वर्क में, कांग्रेस के फेवर में वर्क करती है। अगर हम लोग सारे के सारे उन वोट को जो कि नॉन कांग्रेस कैंडिडेट को मिले, अगर हम उसको ऐड कर दें, तो ये कांग्रेस के टोटल वोट से ज़्यादा थे। बट कांग्रेस, नॉन कांग्रेस के जो वोट्स थे ना, ये डिवाइडेड थे राइवल पार्टीज और कैंडिडेट्स के बीच में। यानी कि देखो, आप कहो, आप अगर ये आर्गुमेंट देने लगो कि क्लास में इलेक्शन हो रहे हैं या कहीं पर भी इलेक्शन हो रहे हैं, आप कहो यार तुम सब मिल जाते तो इसको हरा लेते, तुम सबके कंबाइंड वोट से ज़्यादा हैं, ये फ़ायदा ले गया तुम सबकी लड़ाई का या फिर अलग अलग होने का। यार ये कोई आर्गुमेंट थोड़ी ना होती है। चुनाव खत्म होने के बाद तो कोई भी बोलते। अब आजकल आप जैसे देख रहे होगे, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, सारे ऑपोजिशन को मिलाने का काम ही तो कर रहे हैं। 2024 में बीजेपी के अगेंस्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, टीवी पे थोड़ा बहुत देखा होगा। कांग्रेस जो थी वो ऑपोजिशन से लेकिन फिर भी आगे थी और वो हमेशा मैनेज करती रही जीतना। एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हुआ क्या, इमरजेंसी 1975 में लगती है, 25 जून 1975 को। उस टाइम पर हमारे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो क्या हुआ, जब ये वाली बात शुरू में चलती थी ना कि नॉन कांग्रेस वोट्स के वोट ज़्यादा है, नॉन कांग्रेस कैंडिडेट के वोट ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू कांग्रेस, ये वाली बात ना अपोजिशन को समझ में नहीं आती थी। इमरजेंसी जब लगी ना और जब इलेक्शन हुए तो इनको सबको समझ में आ गया या कांग्रेस ऐसे हमेशा जीतती रहेगी, चाहे वो कितना भी क्रुएल्टी या फिर आर्बिट्रेरीनेस से अपनी पावर को एंजॉय मतलब करती जाए, एक्सरसाइज करती जाए, लेकिन फिर भी कांग्रेस जीतती रहेगी। हमें एक होना पड़ेगा। और तब जाकर फिर सारी की सारी पार्टीज एक होती हैं और वो कंबाइंड पार्टी बनाती है। और उस टाइम पर भारतीय जनसंघ, इससे कैंडिडेट निकल कर आते हैं और फिर मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, है ना, ये सब लोग सरकार बनाते हैं। मोरारजी देसाई बनते हैं प्रधानमंत्री। और उस टाइम पर जेपी मूवमेंट बहुत फेमस हुई थी, जेपी की वजह से ये सब कुछ हुआ था, जयप्रकाश नारायण। ये सारी बातें हम लोग 6 चैप्टर में करने वाले हैं, इमरजेंसी के चैप्टर में। इतनी बात तो हमारी खत्म हो गई, हमने केरला की केस स्टडी भी देख ली। अब एक एक करके हम पार्टी के बारे में भी देखेंगे और आगे भी बात करेंगे।
लेकिन उससे पहले एक ये है, राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? ये गांधीयन आइडियोलॉजी की चलने वाली फ्रीडम फाइटर थी। ये रॉयल फैमिली कपूरथला से बिलोंग करती थी। इन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन इनहेरिट करा था अपनी माँ से। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मेंबर थी। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर बनती हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली मिनिस्ट्री के अंदर, और 1957 तक, यानी कि पूरे 5 साल तक कंटिन्यू रहती हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर बना। राजकुमारी अमृत कौर। करंट अफेयर में इनका नाम कई बार आता रहता है, अखबारों वगैरह में आपने शायद से सुना हो। कांग्रेस किस प्रकार से डोमिनेट करती थी हम देखेंगे। इसका रूल किस प्रकार से था, इसके नेचर को समझेंगे, और कुछ कुछ ऑपोजिशन की पार्टीज की बात भी करेंगे। हमारे कोर्स में टोटल वैसे तो डिटेल्ड एस्पेक्ट में 4 गिवन है, और ये 4 मोर देन इनफ होती हैं। इससे आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। पहली है सोशलिस्ट पार्टी, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।